हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज की हमारी वीडियो हिमाचल प्रदेश जीके की बेसिक नॉलेज के ऊपर रहेगी, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि इतने बेसिक क्वेश्चन है, क्यों ही हम इनको पढ़े, और एंड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले हमने 3 वीडियो एचपीजी के टॉपिक वाइज बना ली है। आप वहां पर प्लेलिस्ट में विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को ही पता होगा, लेकिन अब हम यहाँ से ऐसे फैक्ट डिस्कस करेंगे जो शायद ही पहले आप सभी ने सुने होंगे या आप सभी को पता होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शिमला थी वो हिमाचल प्रदेश के अलावा किस किस जगह की है, किस राज्य की राजधानी रही थी एंड कब रही थी, एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में या रियासत के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिमला 1864 में हमारी ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। किसकी? ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। एंड कब तक रही थी? ये रही थी 1947 में। एंड इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी सर जॉन लॉरेंस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। एंड देन 1947 के बाद, माफ़ करना, 1947 के बाद 1953 तक जो है हमारी शिमला पंजाब स्टेट की राजधानी रही थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि शिमला किस राज्य की राजधानी रही थी पूर्व में, तो वो रही थी हमारी किसकी? पंजाब स्टेट की रही थी। एंड कितने से कितने तक रही थी? 1947 से 1953 तक रही थी। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1971 में शिमला जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। कितने में? 1971 में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि शिमला का नाम कैसे पड़ा, या शिमला से रिलेटेड जो अदर फैक्ट है उनको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शिमला का नाम कैसे पड़ा, तो माना जाता है कि शिमला का नाम हमारा श्यामला जिसका अर्थ है हमारा नीली महिला, जो हमारा भगवती और काली देवी, भगवती या काली देवी का दूसरा नाम है, उनके नाम पर पड़ा। या फिर माना जाता है कि शिमला का नाम हमारा श्यामल्य के ऊपर पड़ा है, जिसका अर्थ है हमारा नीला घर। क्या अर्थ है उसका? नीला घर। अब हम बात करेंगे कि जो शिमला है वो हमारी बहुत सी छोटी बड़ी रियासतों से मिलकर बना हुआ है। उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप सभी को ये वाले फैक्ट अगर समझ में आगे होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी रियासत कौन थी। शिमला रियासत के अंतर्गत जो आती थी तो थी हमारी बुशहर। अब हम बुशहर रियासत के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारे इसके मेन राजा हुए हैं, उन्होंने क्या किया था, इनकी राजधानी कहाँ पर, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुशहर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने की थी? प्रद्युम्न ने की थी। एंड इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी हमारी कामरू में। कहाँ पर? कामरू में। देन इसके बाद जो राजा हुआ प्रद्युम्न के बाद, तो वो हुए हमारे चतर सिंह। कौन हुए? चतर सिंह इसके राजा हुए। तो इन्होंने क्या किया कि कामरू में जो राजधानी थी बुशहर रियासत की, उसको इन्होंने क्या किया? सरहान, जहाँ पर हमारा भीमा काली टेम्पल जो है सिचुएटेड है, सरहान को क्या कर दिया? इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि इन्होंने चतर सिंह ने। एंड चतर सिंह के बाद इनके पुत्र का नाम था हमारा केहरी सिंह। वो हमारे बुशहर रियासत के राजा बने।
कौन? केहरी सिंह। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे इनको अजान बाहु कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके ऊपर हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहां पर विजिट करके इसके बारे में स्टोरी जान सकते हैं। एंड इनको जो छत्रपति की उपाधि दी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। छत्रपति की उपाधि दी गई थी एंड किसके द्वारा दी गई थी? इनको दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। एंड क्यों दी गई थी? तो ये भी हमने इसके पीछे की स्टोरी भी हमने जानी थी, तो आप वहाँ पर विजिट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड इनसे रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन से राजा थे हमारे बुशर रियासत के जब वहां पर लबी मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था रामपुर में? तो वो थे हमारे केहरी सिंह। केहरी सिंह के समय काल से ही लबी मेला जो है रामपुर में मनाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। कौन सा? लबी मेला। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद यहाँ के जो राजा रहे वो थे हमारे राजा राम सिंह। राजा राम सिंह यहाँ के राजा हुए। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारी सरहान में जो राजधानी थी उसको इन्होंने रामपुर में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। सो कहाँ पर इन्होंने ट्रांसफ़र किया? रामपुर को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। सो अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा रहे जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, कि इनसे शमशेर सिंह से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बुशर रियासत क्या हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने से मना कर दिया था? तो वो कौन थे? होते हमारे शमशेर सिंह। इन्होंने क्या किया, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने अंग्रेजों की मदद करने से सख्त मना कर दिया था कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे। सो एक हमने रियासत के बारे में पढ़ लिया, कौन सी थी? बुशर। एंड दूसरी रियासत है अब इसके बाद हमारी, वो है भज्जी रियासत, जो हमारी जो शिमला के अंतर्गत आती थी। जो भज्जी की जो स्थापना की थी वो की थी हमारे राजा चारू के द्वारा। किसने की थी? राजा चारू ने इसकी स्थापना की थी। एंड इसके बाद आती है हमारी कोठी। कोठी, तो इसकी स्थापना की थी चंद्र ने, राजा चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड देन इसके बाद आती है हमारी दारकोटी। दारकोठी, दारकोठी, तो इसकी स्थापना की गई थी हमारे दुर्गाचंद के द्वारा। दुर्गाचंद के द्वारा इसकी स्थापना की थी। एंड देन इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट थरोच। कौन सी? थरोच। तो थरोच की किसने की थी? इसकी की थी हमारी किशन सिंह ने। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद है हमारा दाड्डी। दाड्डी जो रियासत थी अभी हमारे किसके अंतर्गत आती थी? शिमला के अंतर्गत आती थी। एंड नेक्स्ट है हमारे कुमार सेन। कुमार सेन, कुमार सेन की स्थापना किसने की थी? इनकी हम स्थापना के बारे में ही बात करेंगे, कीरत चंद के द्वारा। कीरत चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड देन नेक्स्ट है हमारा इसके बाद खनेटी। खनेटी, खनेटी की थी स्थापना सवीर चंद के द्वारा। किसके द्वारा? सवीर चंद के द्वारा इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारी कोठी। कोठी यहाँ पर हो गया, माफ करना, 1 सेकेंड। एंड इसके बाद है हमारी देलत। कौन सी? देलत। देलत की थी हमारी पृथ्वी चंद के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी चंद के द्वारा। एंड देन इसके बाद आ जाती है हमारी धामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो धामी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी हमारे पृथ्वीराज, जो पृथ्वी चौहान थे उनके वंशज माने जाते हैं, गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। एंड इनकी राजधानी थी हमारी हरलोग में। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा जुब्बल की थी हमारी करमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? करमचंद के द्वारा। एंड जुब्बल का पुराना नाम क्या था? दयोरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एंड देन नेक्स्ट है इसके बाद हमारी राविनगढ़ जो रियासत थी वो भी हमारे शिमला के अंतर्गत आती थी। एंड इसकी स्थापना की गई थी हमारी दूनी चंद के द्वारा। किसके? दूनी चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड जो सिरमौर के एक राजा थे उन्होंने हमारे राविनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कौन थे? उनका नाम था हमारा वीरचंद के द्वारा जो है सिरमौर के राजा थे, उन्होंने राविनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। एंड इसके बाद आ जाती है
जो हमारी सबसे छोटी रियासत थी, जो किसके अंतर्गत आती थी, शिमला रियासत के अंतर्गत आती थी। इसकी स्थापना की थी हमारे राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। एंड राजधानी थी इसकी हमारी रतेश में ही थी। एंड अंतिम शासक कौन थे? तो थे हमारे शमशेर ठाकुर। शमशेर ठाकुर इसके हमारे अंतिम शासक हुए थे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद है हमारी ठियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठियोग रियासत से कि भारत में मिलने वाली या विलय होने वाली फर्स्ट हिमाचल प्रदेश की रियासत कौन थी? तो थी हमारी ठियोग रियासत। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि भारत में मिलने वाली या विलय होने वाली पहली रियासत कौन थी? तो थी हमारी ठियोग। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारी जयचंद, या इनका नाम कहीं कहीं पर हमारा जैश चंद भी मिलता है। क्या मिलता है? जैश चंद भी इनका नाम मिलता है। एंड इसके अंतिम जो शासक थे वो थे हमारे कृष्ण चंद्र। कौन थे? कृष्ण चंद इसके हमारे अंतिम शासक थे। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं कोटखाई। कोटखाई, कोटखाई जो रियासत थी इसकी स्थापना की थी अहिमल ने। किसने? अहिमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक बार सॉरी, मेरे को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस की कमी है। 1 सेकेंड, क्योंकि थोड़ी सी रियासतों के नाम बच गए, तो 1 सेकेंड माफ़ करना उसके लिए। तो नेक्स्ट जो हमारी है वो है हमारी सारी। कौन सी? सारी रियासत। सारी रियासत की स्थापना की थी मूलचंद के द्वारा। किसके द्वारा? मूलचंद के द्वारा। एंड देन बलसन, बलसन जो रियासत थी वो भी शिमला के अंतर्गत आती थी, तो इसकी स्थापना की थी अलख सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अलख सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारी कयोंथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हमारी 1211 ईस्वी में गिरिसेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गिरिसेन के द्वारा की गई थी। एंड एक बचती है हमारी, इसमें एक दो बचती है, और 1 सेकेंड रिमूव कर लूँ मैं। इसके बाद आ जाती है हमारी मधान। कौन सी? मधान रियासत। इसकी स्थापना की थी भूप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भूप सिंह। एक है हमारी गुण, गुण जो रियासत है इसकी स्थापना हमारी जनजान सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जनजान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड एक बस्ती है हमारी सांगरी। सांगरी जो रियासत थी वो भी हमारी शिमला रियासत के अंतर्गत थी, आती थी। ठीक है, आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है, ये भी एक बेसिक ही क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। हिमाचल प्रदेश का, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है हमारा 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना? 55,673 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह जो है एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट कवर करता है? 1.7%। 1.7% भारत के क्षेत्रफल या जो इंडिया का जो एरिया है उसका कवर करता है हिमाचल का प्रदेश का क्षेत्रफल, जो कितना है 55,673 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो एरिया वाइज, वो है हमारी लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में। कौन सी है? वो है हमारी लाहौल एंड स्पीति। एंड कितना एरिया है, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, वो है हमारा 13,835 वर्ग किलोमीटर। जो हमारे हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट कवर करता है? 24.85% कवर करता है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आ गया समझ। अब हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी, बड़ी तो हमने यहाँ पर देख लिया, तो अब हम पढ़ेंगे कि छोटी कौन सी है एरिया वाइज में, तो है हमारी हमीरपुर। कौन सी है? हमीरपुर है, जिसका एरिया कितना है, तो है हमारा 1118 वर्ग किलोमीटर। 1118 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे हिमाचल प्रदेश का कितना कवर करती है? 2.01%। 2.01% हिमाचल प्रदेश का कवर करती है। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर कि
हिमाचल प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है हमारा 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे भारत के क्षेत्रफल का 1.7% कवर करता है। कितना कवर करता है, 1.7% कवर करता है। एंड हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मैंने यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछ रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश की एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो है हमारी लाहौल एंड स्पीति। एंड कितना उसका क्षेत्रफल है, सो है हमारा 13,835 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का 24.85% जो है कवर करता है। एंड सबसे छोटी जो है एरिया वाइज कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, तो है हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। उसका क्षेत्रफल कितना है, 1,118 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का 2.01% जो है कवर करता है। ठीक है, आगे आप सभी को समझ, तो हम अगर आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर जो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में फैक्ट बता रही हूँ, वो मैं ऐसे ऐसे फैक्ट आप सभी को बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है या पूछे जा सकते हैं, तो आप उन सभी फैक्ट को क्या करना, नोट करना। सो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो आगे यहाँ से पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कि हिमाचल जो प्रदेश है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। सो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक। कितने से कितने तक है, 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। सो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश को मुख्यतः 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। अब मैं आप सभी को एक फैक्ट यहाँ पर बता दूँ, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि श्रृंखला, एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, श्रृंखला और चोटी क्या चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बताती हूँ। तो श्रृंखला होती है, श्रृंखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरीज। सो जो श्रृंखला होती है वो होती है ऐसे, जो हमारी पर्वत की एक श्रृंखला होती है वो ऐसे होती है, जो उसके ऊपर ऐसे ऊपर होती है उसको बोलते हैं चोटी। उसको क्या बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। सो आई होप ये वाला फैक्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे इस वाले के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि श्रृंखला क्या चीज़ है और चोटी क्या चीज़ है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो हम यहाँ पर बात किस चीज़ के बारे में कर रहे थे, हम कर रहे थे बात की जो हिमाचल प्रदेश है उसको हमने 3 श्रेणियों में जो है बांटा गया। अब हम उन 3 श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट है इसमें हमारी नीमन पर्वत श्रेणी। नीमन पर्वत श्रेणी, तो इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो है हमारी 350 से लेकर 1500 मीटर तक, 350 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी हमारी ऊंचाई है समुद्र तल से। एंड देन नेक्स्ट है हमारी मिड या मध्य पर्वत श्रृंखला, तो उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, वो है हमारी 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, 4500 मीटर तक। एंड तीसरी आ जाती है हमारी उच्च या बृहद भी बोलते हैं इसको, पर्वत श्रृंखला। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 4500 मीटर से अप, 4500 मीटर से अप इसकी जो है क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, आगे आप सभी को समझ यहाँ तक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करेंगे नीमन पर्वत श्रेणी के बारे में। किसके बारे में, नीमन पर्वत श्रेणी के बारे में अब हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हमने इसकी हाइट तो जान ली कि कितनी है समुद्र तल से इसकी हाइट। तो इसकी हाइट तो हमने जान ली कि वो है 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। अब हम जानेंगे कि इसका अदर नेम क्या है, किस अदर नेम से जो है इसको हमारे जाना जाता है। एक तो जाना जाता है इसको नीमन पर्वत श्रेणी के नाम से, एक जाना जाता है इसको शिवालिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों ने यह सुना होगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी या लघु हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, लघु हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लघु हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शिवालिक का अर्थ बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो शिवालिक का अर्थ आई थिंक सभी को ही पता होगा, तो है हमारी शिव की अलका, शिव की अलका या फिर जटा। जो अलका है उसको जटा कहा जाता है। एंड इसका प्राचीन नाम या पुराने नाम में से जो है शिवालिक को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था इनको मिनाक,
मिनाक पर्वत के नाम से इसको हमारे जाना जाता है। ठीक है, आगे आप सभी को समझ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस फैक्ट को अगर आप सभी ने जान लिया तो मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला नीमन पर्वत श्रेणी में या लघु हिमालय में किस किस की खेती की जाती है, किस किस फसल की पैदावार होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे सिट्रिक फ्रूट होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, उनकी खेती होती है। प्लस मक्का हो गया, एंड देन गेहूं हो गया, एंड देन गन्ना हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया। इन सब की खेती जो है इस वाली पर्वत श्रेणी में की जाती है। एंड यहाँ पर इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है कि कौन कौन से जिले जो है इसके अंडर आते हैं, इस वाली पर्वत श्रेणी के अंडर। सो वो है, एक तो हो गया हमारा सिरमौर, सोलन। सिरमौर की कौन कौन सी जगह आती है मैं आप सभी को ऐसे बता देती हूँ, नाहन और पोंटा। एंड सोलन क्या जाते हैं हमारे नालागढ़। बिलासपुर का जाता है हमारा सोहारघाट, उन्ना, कांगड़ा का जाते हैं जैसे कांगड़ा, एंड देन हमीरपुर, एंड देन मंडी। ये जो सारी डिस्ट्रिक्ट होगी कौन कौन सी बताई मैंने, सिरमौर बताई, सोलन बताई, बिलासपुर बताई, उन्ना बताई, एंड कांगड़ा बताई, एंड देन हमीरपुर, एंड देन मंडी। इसके जो निचले वाले जो क्षेत्र है वो हमारे शिवालिक, लघु या नीमन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सो अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ें क्या। आई होप आप सभी को समझ में ही आ गया होगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में, तो हमारा है मध्य पर्वत श्रेणी। तो अब हम इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो थी हमारी 1500 मीटर से लेकर कितने तक, 4500 मीटर तक। 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई थी हमारी समुद्र तल से। एंड अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एरियाज आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से आते हैं। जो सिरमौर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, अभी हमने बात की कि उसके नाहन और जो पोंटा जो हमारी तहसीलें हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, शिवालिक, लघु या नीमन पर्वत श्रेणी के अंदर आते हैं। लेकिन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हमारे रेणुका हो गया, रेणुका वाला एरिया हो गया, पच्छाद, हरिपुर धार होगी, एंड देन चूड़धार जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी कहाँ की, सिरमौर की, जो किस उसकी कितनी ऊंचाई है, 3647 मीटर। 3647 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है। ये सारे एरिया जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, रेणुका, पच्छाद, हरिपुरधार, चूड़धार। सो इसके बाद हम बात करते हैं सोलन की। सोलन के कौन कौन से एरिया आते हैं, सोलन के आते हैं हमारे चायल, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। चायल में क्या है आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो कि चायल में क्या है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्की का एरिया आता है। एंड इसके बाद आ जाता है सोलन शहर, वो भी हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। एंड मंडी के कौन कौन से आते हैं, मंडी के एक तो आ जाता है हमारा चंजियोट, जहाँ पर हमारा कमरू नाग जो टेम्पल है या झील है वो सिचुएटेड है। एंड देन करसोग भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। एंड देन जोगिंदर नगर भी हमारा मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे आप सभी को यहाँ पर समझ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो इसके बाद है हमारा कांगड़ा का कौन सा एरिया आता है, कांगड़ा का एरिया आता है पालमपुर जो है हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। एंड चंबा के कौन कौन से एरियाज आते हैं, एक तो है डलहौजी, एंड देन चुराहा, एंड देन भटियात। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा ही होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो मध्य पर्वत श्रृंखला है, कौन सी मध्य पर्वत श्रेणी है, श्रेणी है, उसको जो है दो उसमें चोटियों में बांटा गया। तो कौन कौन सी है, ऐसे हम इसका थोड़ा सा वो बना लेते हैं। एक है धौलाधार, कौन सी, धौलाधार। एंड दूसरी है हमारी पीर पंजाल।
इसके अंतर्गत 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, तो कौन कौन सी होगी? धौलाधार पर्वत श्रृंखला एंड देन पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। मैंने अभी बताया आप सभी को कि पर्वत श्रृंखला और चोटियों में कौन सा अंतर होता है। सो यहाँ पर जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, उसको हम पहले जान लेते हैं। इसकी हमारी 3050 से लेकर 45,070 मीटर तक इसकी हमारी ऊंचाई है। एंड पीर पंजाल की कितनी है? पीर पंजाल की है हमारी 3,960 मीटर से लेकर 5,470 मीटर तक इसकी हमारी ऊंचाई है। सो अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इसका अन्य नाम क्या है? धौलाधार का अन्य नाम क्या है? बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इस वाले क्वेश्चन का गलत आंसर करके आते हैं। सो धौलाधार का जो अन्य नाम है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मोलाक। अभी हमने बात की शिवालिक को किससे जाना जाता है? मेनाक। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो शिवालिक को जाना जाता है मेनाक और धौलाधार को जाना जाता है किससे? मोलाक पर्वत से इसको जाना जाता है। एंड इसका एक अदर नाम है, वो है श्वेत श्रृंखला, क्योंकि इस पर 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, तो इसलिए इसको श्वेत या सफेद श्रृंखला के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड इसके अंतर्गत हमारे 5 जिले आते हैं। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? जो मेन जो जिला है, अगर आपसे मेन जिला पूछा जाए कि धौलाधार मेन मतलब किस जिले में है, तो वो तो हमारा कांगड़ा हो जाएगा। कौन सा? कांगड़ा। लेकिन अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इसका कुछ कुछ पार्ट है, जैसे हमारा चंबा हो गया, हमीरपुर में भी है, एंड देन मंडी एंड देन कुल्लू। 5 जिलों के अंतर्गत ये आती है। अब हम बात करेंगे कि पीर पंजाल मुख्यतः किस जिले में आती है, तो ये आती है हमारी चंबा जिले में। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में कौन से जिले में आती है ये एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, चंबा जिले के अंतर्गत आती है। एंड जो मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? वो है हमारी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। सो आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े क्या? एक बार बता दो। सो हम इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बचती है, वो है बृहद हिमालय, जिसको हमारे उच्च हिमालय के नाम से भी हमने अभी बात की, उच्च हिमालय या फिर बृहद हिमालय। एंड इससे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, अगर मैं आप सभी को बताऊं कि इसका एक अदर नेम क्या है, किसका अदर नेम क्या है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अदर नेम या इसको एक अदर नेम से और जानते हैं, उसका नाम है एल्पाइन जोन के नाम से इसको जाना जाता है। एल्पाइन जोन के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि एल्पाइन वृक्ष जो है इस वाली जोन में या इस वाली पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। जो मेन कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? ये होते हैं हमारे लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में। लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी भी बता दो कहाँ कहाँ पर होते हैं। लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर में जो है एल्पाइन वृक्ष जो है उनकी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। एंड अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कई बार यह भी जो मेन जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं वो हमारी इसी वाली जोन में आती है। जैसे हमारी शिला होगी, रोहतांग जो दर्रा होता है वो भी हमारे इसी के अंतर्गत आता है। लाहौल एंड स्पीति के जो मियार, मुलकिला, बड़ा शिगड़ी जो हमारे ग्लेशियर है वो भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप सभी से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो शिला जो चोटी है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, वहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दे दिया जाएगा। नीमन के अंतर्गत आती है, मध्य के अंतर्गत आती है, बृहद के अंतर्गत आती है। अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तब तो आप सभी क्या करेंगे, जल्दी से उसका आंसर टिक कर देंगे कि किसके अंतर्गत आती है। ये आती है हमारे बृहद हिमालय या एल्पाइन जोन के अंतर्गत जो है आती है, या उच्च हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा तो आप सभी वहाँ पर कन्फ्यूज जरूर होंगे। सो इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 7,026 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जास्कर पर्वत, जास्कर या झांस्कर पर्वत
पर्वत सॉरी श्रेणी नहीं है, श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत आती है? तो उसका आंसर भी क्या होगा? उसका आंसर भी हमारा होगा बृहद उच्च या एल्पाइन जोन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है जास्कर भी? वो आती है हमारी पर्वत श्रृंखला। किसके अंतर्गत आती है? एक तो बृहद उच्च या एल्पाइन जोन के अंतर्गत आती है। एंड जो जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है ये हमारी हिमाचल प्रदेश या भारत को तिब्बत से क्या करती है? अलग करती है। तिब्बत से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारी? कौन सी? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कौन सी करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। सो अभी मैंने आप सभी को बताया श्रृंखला हमारी सीधी लाइन में होती है, उसके ऊपर जो होते हैं उनको हम चोटियां कहते हैं। सो आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े क्या? सो अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊं कि हमारे चैनल पर हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट जो है चले हुए हैं या उसकी कंप्लीट सीरीज जो है करवाई जा रही है सर के द्वारा। तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं, क्योंकि सर जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है करवा रहे हैं। एंड साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर उड़ान सीरीज जो है चलाई जा रही है, जो मेरे द्वारा ही कंडक्ट करवाई जा रही है, या उसमें जो है हमने क्या किया हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश के पिछले साल में जो भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाए गए हैं उनको हमने वहाँ पर लिया गया है एंड उनको हमने वहाँ पर लिया है एंड उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे फैक्ट होते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। एंड हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज HPGK भी करवाई जा रही है, सो आप वहाँ पर भी विजिट जरूर करें। सो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, जो भी आप सभी को हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, लिटरेसी रेट या कुछ भी बताया जा रहा है वो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताया जा रहा है। 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जो है भारत में जनगणना नहीं हुई है। सो हम यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो है फैक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इससे पहले हमारी 2001 में हुई थी जनगणना। सो उससे इतने क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कंपेयर करना होगा तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिसके ऊपर जो है 2001 और 2011 की जनगणना है उनके बीच में जो है हम कंपेयर कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के उसके ऊपर बढ़ते हैं। सो यहाँ पर बताया जा रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी क्या करना, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ यहाँ से आप सभी बहुत कुछ जो है सीख कर जाएंगे। सो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 68,64,000। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो हो गया, तो 64,602 कितनी हुई? 68,64,602 जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की क्या है? जनसंख्या है। अब हम बात करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना % जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कवर करती है। कितना करती है कि भारत की कुल जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितना कवर करती है? तो यह करती है 0.57%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप सभी को बता दूं तो वो है हमारा कांगड़ा। कौन सा है? कांगड़ा है, ठीक है। कौन सा है? कांगड़ा है। तो अब इसकी जनसंख्या कितनी है? तो वो है हमारी 15,10,075। एंड सबसे कम कौन है? तो है हमारा लाहौल एंड स्पीति। कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा है। तो है हमारा लाहौल एंड स्पीति। एंड कितनी है? 31,564। 31,564 कितनी है? 31,564 इसकी क्या है? जनसंख्या है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे वीडियो तो देख रहे हो ना, तो लाइक करें ना, तो शेयर करो ना, ही कमेंट कर रहे हैं। जो भी मैं आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर जो भी क्वेश्चन देती हूँ तो आप सभी उसका आंसर, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। सो इसके बाद है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश में? तो वो है हमारी 6,61,000
88,552 कितनी है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, 6,88,552। एंड इसके बाद अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पर तो नगरीय जनसंख्या बता दी कि कितनी, अब इसका प्रतिशत अगर हम जान ले तो कितना है, वो है हमारा 10.03%। कितना है, 10.03% जो है इसका है। सो इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीणी जनसंख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश की, तो है हमारी 61,76,500 कितनी 50। सो इसी के साथ अब ये कितने प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है 89.97%। सो मैं आप सभी को बार बार बोलूँ, ये हमारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी हमारे कम या ज़्यादा भी हो सकता है इससे, लेकिन एग्जाम में अगर आप सभी से पूछा जाए तो आप इन्हीं को ही याद रखना। तो मैक्सिमम जो जनसंख्या वो हमारे गाँव में ही निवास करती है। सो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो है हमारा 50.72%, 50.72%। एंड इसके बाद पूछा गया है महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो है हमारा 49.27%, 49.27%। सो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व, यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है। सो यहाँ पर तो ए है हमारा 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर आप सभी से जनसंख्या नहीं पूछी गई है, क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो है हमारा 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एंड मैंने आप सभी को बताया है कि जो जनसंख्या घनत्व है उसको कैसे निकाला जाता है, तो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। एंड कितना है, तो है हमारे 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एंड सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो है हमारा लाहौल एंड स्पीति का। किसका है, लाहौल एंड स्पीति का है। तो कितना है, तो है हमारा 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आ गया आप सभी को समझ में, आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो इसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो वो है हमारा 972। कितना है, 972 में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो है हमारा अनुसूचित जाति यानी कि SC, मैं आप सभी को बता दूं तो है 25.2%, 25.2% है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST प्रतिशत कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो है हमारा 5.71%, 5.71% है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है यानी कि साक्षरता दर कितना है, तो है 80 टोटल, यहाँ पर टोटल पूछा जा रहा है, तो है हमारा 82.88%, 82.80% जो है हिमाचल प्रदेश का टोटल लिटरेसी रेट है। सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप सभी को ये वाला फैक्ट समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पुरुष या मैन का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है हिमाचल प्रदेश में, वो है 89.53%। एंड महिला या वीमेन का कितना है, वीमेन का है हमारा 75, देख लो कितना अंतर है, 75.93। लेकिन ये वाले जो आंकड़े हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन आज यहाँ पर जो है हालात ऐसे नहीं रहे हैं। तो देखते हैं अब जब भी जनगणना होगी कितना फासला आया है, इतना ही है या फिर कम हो गया है। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर तो हमने बात कर लिया मैन का कितना है, वीमेन का कितना है, टोटल कितना है। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस वाली डिस्ट्रिक्ट का है, तो है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। किसका है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। अब हम हमीरपुर वाले जल्दी से बता दो कि कितना है हमीरपुर का लिटरेसी रेट, तो है हमारा 80, मजाक कर रही हूँ, तो ये है 88.15%, 88.15% है। सो किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम है, तो है हमारा चंबा का।
कहाँ का? चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है, कितना? 88.15% है। एंड सबसे कम कहाँ का है? वो है हमारा चंबा का, कितना है? 72.17%। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है मानचित्र पर? तो वो है हमारा 30°22' से लेकर 33°12' उत्तरी अक्षांश। अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 75 से 79°04' पूर्वी रेखांक या देशांतर इसको बोलते हैं, या इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड इसको हमारा बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या चीज़ें। तो कई बच्चों को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सो जो हमारे मानचित्र पर या ग्लोब पर जो एक तो होती है ऐसे को रेखा, खड़ी रेखा, और एक होती है हमारी लेटी हुई रेखा। जो हमारी लैटिट्यूड होता है ना, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, लैटिट्यूड जो होती है वो होती है हमारी लेटी हुई। लेटी से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेटी या फिर लैटिट्यूड। ठीक है, लेटी हुई रेखा है। एक है हमारी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड। तो सभी को समझ में आ गया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब जो लैटिट्यूड होता है वो जो है उस स्थान का, यानी कि हिमाचल प्रदेश या कोई भी अदर जो जगह है उसका जो उत्तर और जो दक्षिण, उसकी उत्तरी और जो दक्षिण जो स्थिति होती है, यानी कि नॉर्थ और साउथ जो उसकी स्थिति होती है उसको बताता है। कौन सा? लैटिट्यूड। यानी देखो अभी ऐसे ऐसे को ऊपर को बढ़ता जाएगा तो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, नीचे को जा रहा है तो साउथ की तरफ जो है बढ़ रहा है। और जो लॉन्गिट्यूड जो होता है ये जो है हमारा उस स्थान का क्या बताता है? पूर्वी और पश्चिमी स्थिति को बताता है। पूर्वी और पश्चिमी स्थिति को बताता है, ईस्ट और वेस्ट की स्थिति को बताता है। जैसे इस साइड को बढ़ेगा तो हमारे ईस्ट को बताएगा, इस साइड को जाएगा तो हमारे किसको बताएगा? वेस्ट को बताएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, अगर हम बात करें, जो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश किस पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है हमारी पश्चिमी हिमालय में। किसमें? पश्चिमी हिमालय में या वेस्टर्न हिमालय में हिमाचल प्रदेश जो है बसा हुआ है। वेस्टर्न हिमालय में बसा हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर आप सभी को एक बार मैं फिर से बता दूँ, वैसे तो हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया कि कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन सी स्टेट जो है लगती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ में आ जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, एंड दक्षिण में या साउथ में आ जाता है HR एंड यूपी। HR एंड यूपी। ईस्ट में आ जाता है हमारा तिब्बत। क्या आता है? तिब्बत। एंड साउथ ईस्ट में आता है हमारा UK, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, उत्तराखंड वाला। एंड वेस्ट में आ जाता है पंजाब। ठीक है, आगे आप सभी को समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? तो फिर से कर देती हूँ एक बार। तो नॉर्थ में आ जाता है जम्मू कश्मीर, साउथ में आ जाता है HR यानी कि हरियाणा और यूपी, एंड वेस्ट में आ जाता है हमारा पंजाब, ईस्ट में आ जाता है हमारा तिब्बत, एंड साउथ ईस्ट में आता है हमारा UK यानी कि उत्तराखंड। सो ठीक है, आगे आप समझा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आगे यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में जिले कितने हैं? सभी को ही पता है 12 है, तो इनके नाम आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे राज्यसभा के? बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, एक बार मैं फिर से बता दूं, चिरंजी लाल, ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। चिरंजी लाल थे हमारे फर्स्ट। एंड महिला कौन थी? महिला थी हमारी लीला देवी। लीला देवी कौन थी? लीला देवी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी है? 68 है। एंड फर्स्ट इसके अध्यक्ष कौन थे? होते हमारे जयवंत राम जी। जयवंत राम जी थे। महिला कौन थी हमारी? फर्स्ट महिला थी हमारी इसमें कौन? विद्या स्टोक्स।
विद्या स्टॉक्स, ठीक है, आ गया समझ। एंड उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो थे हमारे कृष्ण चंद्र जी, कृष्ण चंद्र जी। ये तो मैंने आप सभी के लिए रिवीजन के लिए बता दिया, क्योंकि मैंने पिछले वाली वीडियो में डिटेल से इनके बारे में बताया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक मंडल कितने हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कितने हैं? तो 3 है, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है। एंड कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? तो सबसे छोटा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है हिमाचल प्रदेश का, वो हमारा कांगड़ा ही है। एंड इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? एक तो हमारा कांगड़ा खुद आ जाता है, चंबा आता है, एंड देन ऊना। एंड मंडी जो है हमारा सबसे बड़ा प्रशासनिक क्या है? मंडल है या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? मंडी खुद आ जाती है, बिलासपुर आता है, हमीरपुर आता है, एंड देन कुल्लू, एंड देन लाहौल एंड स्पीति, एंड देन लाहौल एंड स्पीति। आगे आप सभी को समझ में। तो शिमला के अंतर्गत कौन आता है? SSSK, SSSK समझ गए आप सभी? सोलन, शिमला, सिरमौर एंड देन किन्नौर। सोलन, शिमला, सिरमौर एंड देन किन्नौर। सोलन, शिमला, सिरमौर एंड देन किन्नौर। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को, सभी को ही पता होगा। तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। एंड तब हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? तो थी हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी थी? चंबा, बहुत बार रिपीट किए, सिरमौर, मंडी, महासू। एंड जो महासू जो डिस्ट्रिक्ट थी वो हमारी 27 पहाड़ी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। जो महासू जो जिला था वो हमारा 27 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश का पूछेंगे तो 30, अगर महासू का पूछेंगे तो 27 होगा। तो 5वां जिला कौन सा बना था? तो 5वां जिला इसमें बना था हमारा बिलासपुर, जो कब इसमें ऐड हुआ था? तो हुआ था हमारा 1 जुलाई 1954 को, ठीक है, आ गया समझ। सो छठा भी बना था हमारा किन्नौर। कौन सा? किन्नौर बना था, जो हमारा कब बना था? 21 अप्रैल 1960 को। इसी के साथ अब आगे फिर और भी जिले इसमें जुड़ते रहे। अगर एक यहाँ से मैं अगर आप सभी को फैक्ट बताऊं कि 1948 से लेकर 1951 तक जो है हिमाचल प्रदेश जो था मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा है। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट मुख्य आयुक्त कौन थे? बहुत बार मैंने बताया है, NC मेहता थे। एंड लास्ट कौन थे? लास्ट थे हमारे भगवान शाह, भगवान शाह, भगवान शाह। सो अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं क्या? तो बढ़ जाते हैं आगे। सो इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, 1 सेकेंड, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी या सी पार्ट राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दिया गया था सितंबर 1951 में, सितंबर 1951 में। तो 1951 से लेकर 1956 तक जो है हमारा हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य रहा। अब इसमें क्या हुआ? पहले तो हमारे हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त जो है बनता था, यानी कि चीफ कमिश्नर बने थे। लेकिन अब जब हमारा हिमाचल प्रदेश सी पार्ट बना तो हमारे मुख्य आयुक्त के स्थान पर अब उपराज्यपाल बनाया जाने लगा। कौन सा? उपराज्यपाल बनाया जाने लगा। तो इसी के साथ हमारे 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है फर्स्ट उपराज्यपाल बने थे हिमाचल प्रदेश के। एंड जब हमारे 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए, कितनी? 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, और उसमें से हमारे 24 सीटों के साथ जो है कांग्रेस को जो है बहुमत मिला था। किसको मिला था? कांग्रेस को बहुमत मिला था। और डॉक्टर वाई एस परमार जो थे हमारे 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट CM बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? अभी मैंने आप सभी को बताया कि 1951 से लेकर 1956 तक जो है हिमाचल प्रदेश पार्ट सी राज्य रहा। तो एंड देन 1956 से लेकर 1971 तक जो है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो है बना रहा। सो इसमें जो है बजरंग बहादुर
बजरंग बहादुर जो थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने थे। कौन बने थे? हमारे बजरंग बहादुर। एंड लास्ट कौन बने थे? वो बने थे हमारे कौन से? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश के कौन बने थे, तो वो तो बने थे बजरंग बहादुर। अगर आपसे ऐसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो उपराज्यपाल थे वो कौन बने थे, तो वो कौन बने थे? हमारे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। सो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हमारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था, सभी को ही पता है। तो 25 जैन 1971 को पीएम जो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? वो थे हमारे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनने की घोषणा की थी। किसने? पीएम इंदिरा गांधी ने। यह क्वेश्चन भी बनता है। एंड राज्य बनने के बाद जो हमारे फर्स्ट सीएम तो वही थे हमारे वाईएस परमार थे, क्योंकि ये हमारे 4 बार वो बने थे, सीएम बने थे। एंड फर्स्ट राज्यपाल कौन थे हमारे पूर्ण राज्य बनने के बाद? तो थे हमारे एस चक्रवर्ती जी। कौन थे? एस चक्रवर्ती जी थे। सो आई होप अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े क्या हम? तो आगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को ही पता है, तो है हमारा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड देन पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। एंड देन पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। एंड हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? सभी को ही पता है, बर्फानी तेंदुआ है। एंड इसका साइंटिफिक नेम है हमारा पैंथरा। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है, उनीशिया। पैंथरा उनीशिया। एंड राजकीय पक्षी कौन है? सभी को ही पता है, जुजुराना है। इसका नाम क्या है? हमारा वेस्टर्न ट्रैगोपैन। एंड देन इसके बाद बताया गया राजकीय वृक्ष कौन सा है? देवदार है। इसका साइंटिफिक नेम है हमारा सैंड्रस डेओडारा। एंड देन राजकीय पुष्प कौन सा है? वो है हमारा गुलाबी बुरांस। तो इसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन। एंड देन नेक्स्ट है राजकीय खेल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो है हमारा वॉलीबॉल। कौन सा है? वॉलीबॉल। अब यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का अर्थ। तो यह वाला क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए होमवर्क, लेकिन आप सभी ने इसका आंसर जो है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जो भी मैं आप सभी के लिए होमवर्क देती हूँ वो आप नहीं बताते हैं, तो आप सभी जरूर बताना। अगर आप सभी इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। सो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड हमारे चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाकर रखें। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी बन गई, क्योंकि हमने हर एक फैक्ट को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आप सभी को वहाँ पर हर एक जानकारी मिले। सो यहीं पर अपनी वीडियो का आज का हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।